नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। जैसा कि दोस्तों हम लोग पुस्तकालय एवं सूचना समाज ये कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और ये आज हम लोग 8वां वीडियो स्टार्ट करेंगे, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। इससे पहले जो 7 वीडियो में हम लोग पढ़ाई किए हैं उसमें लाइब्रेरी का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय सेंसरशिप एंड कॉपीराइट एक्ट, ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो जो मैं हिंदी मीडियम में लाइब्रेरी की डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उन तक पहुँच जाए। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। क्योंकि दोस्तों मैं अभी यूट्यूब में बहुत सारे चैनल में सर्च किया हूँ, तो जहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं वर्ड बाय वर्ड जो भी वर्ड होती है वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जिससे आप खुद से नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स को आप एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, जिसका ये पार्ट 1 होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को मैं लगभग 2 या 3 पार्ट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट कर देंगे और बस 1 या 2 दिन के अंदर मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी ले आऊँगा, जिससे आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। और दोस्तों इस टॉपिक को अगर हम आज पढ़ाई कर देते हैं तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि ये भविष्य में हम लोग कभी भूले नहीं और इसमें कुछ बचे नहीं। जो भी पढ़ाई करेंगे वो हम कंप्लीट पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। देखिए, प्रत्येक विषय के कुछ आधारभूत नियम व सूत्र होते हैं जिस पर वह विषय आधारित होती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी होती है, जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक विषय के कुछ आधारभूत सूत्र होते हैं, उसी पे वो कंप्लीट जो टॉपिक होती है टिकी होती है। ठीक है, अन्य विषयों की भांति पुस्तकालय विज्ञान में भी कुछ आधारभूत सूत्र हैं। देखिए, पुस्तकालय विज्ञान जो होती है इसमें भी कुछ आधारभूत, कुछ बेसिक सूत्र होते हैं। ठीक है, जिनको डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगानाथन के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि देखिए जब जो ये पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के आविष्कार हुए हैं, ये आविष्कार डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने ही किया था। ठीक है, यह सूत्र भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में प्रचलित व ख्याति प्राप्त कर चुकी है। दोस्तों ये जो सूत्र है ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये सूत्र को अप्लाई किया जाता है। पूरे पूरे विश्व में उस सूत्र को मान्यता मिली है। ठीक है, देखिए सभी पुस्तकालयों ने इन सूत्रों को मान्यता दी है। जैसे कि मैं अभी बताया कि जैसे जितने भी पुस्तकालय हैं सारे पुस्तकालय इस सूत्र को मान्यता दी है। ठीक है, यह बात अलग है कि आज पुस्तक की जगह सूचना आदि ने ले ली है, लेकिन सूचना भी प्रयोग के लिए है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि अभी का जो लाइब्रेरी है ये बिल्कुल चेंज हो चुकी है। डिजिटल लाइब्रेरी की लोग धीरे धीरे डिजिटल लाइब्रेरी की ओर ध्यान दे रहे हैं। अभी क्या है कि PDF और ऑनलाइन ज़्यादातर लोगों द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, भारत सरकार ने सन 2005 सूचना अधिकार अधिनियम भी बना दिया है कि प्रत्येक नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है। यह सूचना अधिकार अधिनियम मेरे विचार से पुस्तकालय के पहले सूत्र पुस्तक उपयोग के लिए है से अलग नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग 5 सूत्र जो होता है पहले वो पॉइंट बाय पॉइंट देख लेंगे, फिर डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब पुस्तक का स्थान बदलने परिवेश में सूचना ने ले लिया है। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा दिए गए 5 सूत्र नीचे दिए गए हैं, जिसकी विस्तृत व्याख्या आगे की जाएगी। ठीक है, की गई है। तो दोस्तों पहले हम लोग ये 5 सूत्र है पॉइंट बाय पॉइंट ये हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक एक सूत्र के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो को 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ भी इंपॉर्टेंट जो इसमें शब्द रह जाए वो छूटे नहीं। ठीक है, आप जो नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल आप स्क्रीन में देख के आप नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग पहले 5 जो पॉइंट हैं, 5 जो सूत्र हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला सूत्र क्या है? पुस्तक के उपयोग के लिए है।
जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं बुक्स आर फॉर यूज। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पुस्तकें होती है वो क्यों होती है, ताकि पाठक उपयोग कर सकें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, एवरी रीडर हिज या हर बुक। ठीक है, थर्ड में है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक। जी हाँ, दोनों में देखिए क्या समानता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक और उसकी प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक। ठीक है, पाठकों का समय बचाएं, सेव द टाइम फॉर रीडर। ठीक है, पुस्तकालय एक वर्धनशील यानी कि बढ़ती हुई संस्था है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इन 5 सूत्रों ने विश्व में पुस्तकालय विज्ञान में तहलका मचा दिया। जी हाँ, जब ये 5 सूत्र का आविष्कार हुआ तो उस समय क्या हो गया, सारे जितने भी पुस्तकालय हैं इसमें तहलका मचा दिया गया, ये सूत्र को मान्यता मिल गई। मतलब कह सकते हैं कि उस समय पुस्तकालय की जो क्षेत्र है उसमें क्रांति आ गई। ठीक है, सारी दुनिया ने पुस्तकालय विज्ञानवेताओं ने इन सूत्रों की सराहना की। इन सूत्रों को सिद्ध करने के लिए जगह जगह पे सेमिनार गोष्ठियाँ हुई। पुस्तकालय विज्ञान ने इन 5 सूत्रों को गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। देखिए ये सूत्र जो हम लोग सिर्फ 5 सूत्र पढ़े हैं, लेकिन इस 5 सूत्र में ही जितने भी पुस्तकालय के रहस्य हैं सब छुपे हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में जान लेंगे इसके बारे में। बिहारी के दोहे की तरह देखने में छोटे लगते हुए भी इसका अर्थ बहुत विशाल होता है। देखिए कहानी का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग दोहे पढ़ते हैं, हिंदी में आपने दोहा पढ़ा होगा या संस्कृत में, वो लिखे हुए होते हैं बहुत छोटे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसका अर्थ बहुत विशाल होता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं पुस्तक के उपयोग के लिए। ये जो हम लोग सूत्र नंबर 1 पढ़े हैं उसके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले के समय में पुस्तक उपयोग के लिए नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हम लोग देखिए जब लाइब्रेरी का इतिहास पढ़े हैं तो हम लोग वहाँ पे जान चुके हैं कि पहले के टाइम में क्या होते थे कि राजा महाराजाओं के लाइब्रेरी होती थी, वहाँ पे कुछ स्पेशल बुक्स होती थी जो वही लोग पढ़ाई करते थे, आम जनता तक वो बुक नहीं पहुँचती थी। ठीक है, शाही पुस्तकालय होते थे, सिर्फ कुछ लोगों ही पुस्तकों का उपयोग करते थे। पुस्तक की सुरक्षा उसके उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण होती थी। देखिए पुस्तक उस समय पुस्तक काफ़ी ध्यान से रखा जाता था, उसके उपयोग से ज़्यादा वैल्यू उसके सुरक्षा में ध्यान दी जाती थी। ठीक है, पहले पुस्तक कम संख्या में होती थी। जी हाँ दोस्तों, पहले देखिए पुस्तक आम लोगों तक नहीं पहुंची हुई थी, तो उतना अधिक पुस्तक लाइब्रेरी में होती नहीं थी। ठीक है, मुद्रण व प्रकाशन व्यवस्था की खोज होने के बाद ही पुस्तक की छपाई व प्रकाशन में वृद्धि हुई है। देखिए मुद्रण का मतलब प्रिंट होता है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जब से प्रिंट का या छपाई का आविष्कार हुआ है तब से पुस्तक की छपाई में वृद्धि होने लगी है। और ठीक है, इस नियम ने पुस्तकालय की पूरी प्रणाली में परिवर्तन कर दिया है। पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे हो, इसके लिए डॉक्टर रंगानाथन ने कुछ उपाय सुझाए हैं। अब देखिए उपाय क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पुस्तकालय की स्थिति। ठीक है, लाइब्रेरी लोकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पुस्तकालय ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जहां पाठक आसानी से आ जा सकें। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर पुस्तकालय कंफर्टेबल जोन में अवेलेबल नहीं होगा या फिर ऐसी जगह में उपस्थित नहीं होगा जहाँ पे लोग आसानी से आ जा सकें, तो कोई उतनी परेशानी करके उतना दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालय ऐसी जगह में होनी चाहिए जहाँ पे लोग आसानी से जा सकें, ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा हो या फिर किसी भी तरह के वहाँ पे जाने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिए पुस्तकालय पाठकों की पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि सार्वजनिक पुस्तकालय है तो शहर के बीच या शहर के दिल यानी केंद्र में स्थित होना चाहिए, जो ऐसी जगह जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हों। शैक्षणिक पुस्तकालय है तो वह शैक्षणिक संस्था के केंद्र में होना चाहिए, परंतु छात्रावास से दूर नहीं होना चाहिए, ताकि छात्र सुबह शाम भी पुस्तकालय में आसानी से आ जा सकें और पुस्तकों का उपयोग कर सकें। जी हाँ दोस्तों, अगर पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय जिसे हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पब्लिक को जाने में कोई परेशानी ना हो। और अगर ये शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय हैं तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट हॉस्टल होती है, ताकि स्टूडेंट को वहाँ पे जाने में कोई दिक्कत ना हो और वो सुबह या शाम में जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, देखिए पुस्तकालय के आसपास प्रदूषण ना हो। जी हाँ, पुस्तकालय
के पास ज़्यादा शोरगुल भी नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए पुस्तकालय जहाँ पे वहाँ पे अगर प्रदूषण होगी या फिर ज़्यादा शोरगुल होगी तो क्या होगा, जो पाठक होंगे उन्हें काफ़ी परेशानी होगी और वो फिर पुस्तकालय जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। पुस्तकालय का स्थान ध्वनि और धुआं से मुक्त होना चाहिए। विशिष्ट पुस्तकालय कैंटीन के समीप हो सकते हैं जिससे उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन आज डिजिटल युग में पाठक घर बैठे भी पुस्तकालय इंटरनेट की सेवा द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों, जैसा अभी हम लोग को पता है कि अभी इंटरनेट के टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग लाइब्रेरी, देखिए बहुत कम लोग अब जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सारा सुविधा उन्हें घर में ही अपने मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप या फिर जो भी डिजिटल मीडिया है उसके द्वारा ये जानकारी मिल जा रही है। ठीक है। अब देखते हैं मुक्त प्रवेश प्रणाली, जिसे हम लोग कहते हैं ओपन एक्सेस सिस्टम। ठीक है। प्रथम सूत्र में सबसे सहायक है मुक्त प्रवेश प्रणाली। पाठक अपने आप पुस्तक तक पहुंचने में कोई रुकावट पाठक अपने आप पुस्तक तक पहुंचने में कोई रुकावट ना हो। देखिए अगर दोस्तों जो पाठक हैं उनको जो भी बुक चाहिए उस बुक तक पहुंचने में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, ऐसा पाठक चाहते हैं। ठीक है। अलमारी खुली हो जिसमें पाठक अपनी पसंद की पुस्तकें छांट सकें। देखिए अलमारी खुली होनी चाहिए, क्योंकि तभी अगर कोई पाठक मान लीजिए पढ़ाई करने लाइब्रेरी जाते हैं और अगर अलमारी खुली होती है, उन्हें वो बुक ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती है, तो बिल्कुल वो दोबारा लाइब्रेरी में जाना चाहेंगे। ठीक है। जहाँ पर मुक्त प्रणाली नहीं होती है वहाँ आमतौर पर पाठक कम पहुँचता है और वह अपनी पसंद की पुस्तकें नहीं ले पाता, जिससे पुस्तकालय में पुस्तकों का उपयोग कम होता है। देखिए अगर पाठक को परेशानी होगी लाइब्रेरी में, वो जो बुक ढूंढना चाह रहा है वो नहीं मिल पाएंगे, तो वो क्या करेगा, लाइब्रेरी में जाना पसंद नहीं करेगा। और लाइब्रेरी में वो नहीं जाएगा तो क्या होगा कि जो बुक है उसका उपयोग बहुत कम होगी। ठीक है। पुस्तकालय खुलने का समय, लाइब्रेरी ओपनिंग आवर। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने पाठकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए और पुस्तकों का अधिकाधिक उपयोग के लिए जरूरी है कि पुस्तकालय ज़्यादा समय के लिए खुले। सुबह व शाम के अलावा पुस्तकालय रात को भी खुले। पुस्तकालय की कार्यविधि को बढ़ा देना चाहिए। पहले पुस्तकालय तो चंद घंटों के लिए ही खुलते थे। सार्वजनिक पुस्तकालय सुबह शाम के समय खुलने चाहिए, जिससे कामगार पाठक भी पुस्तकालय का उपयोग कर सकें। यह दोस्तों देखिए टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए पुस्तकालय सभी के लिए होती है। जैसा कि डॉक्टर रंगानाथन ने कहा था कि पुस्तकालय सभी के लिए होती है। तो दोस्तों सभी के लिए होती है, तो उसमें कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो जॉब करते हैं, तो पूरा टाइम उनका जॉब में, जो सुबह से लेकर शाम तक का टाइम होता है, तो वो जॉब में अपने समय बिताते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो कैसे पढ़ेंगे। तो इसी के लिए उन्होंने कहा था कि पुस्तकालय जो रात में भी खुलनी चाहिए, जिससे वो लोग जो जॉब करते हैं और उसके बाद भी पढ़ना चाहते हैं वो लोग पुस्तकालय में जाके पढ़ाई कर सकें। ठीक है। पुस्तकों का चयन, बुक सेलेक्शन। देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष को पुस्तक का चयन सोच समझकर अपने पाठक के स्तर में ध्यान रखकर करना चाहिए, जिससे पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि देखिए प्रत्येक पाठक अपनी इच्छा अनुसार बुक पढ़ना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये पुस्तकालय अध्यक्ष का भी एक कर्तव्य होता है कि वो बेहतर से बेहतर बुक अपने पुस्तकालय में उपलब्ध करा सकें। ठीक है। ज़्यादातर पुस्तकालय में पुस्तक का चयन करते समय पाठक के सुझाव लिए जाते हैं, जिससे पुस्तकों का चयन का सही अनुमान नहीं हो पाता। सुझाव नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, जिससे पुस्तकालय का सही चयन का अनुमान नहीं हो पाता। ये तो देखिए क्या होता है कि अगर जब तक हम पाठक से, जो पुस्तक पढ़ना चाहता है, उनसे अगर हम सुझाव नहीं लेंगे, अगर उनकी असुविधा के बारे में जानकारी नहीं लेंगे या फिर उनका अगर राय नहीं लेते हैं, तो क्या होगा कि उनके लायक हम बुक उनको प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या मेन जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं उनका कर्तव्य क्या होता है कि वो पाठक से सजेशन भी लें कि किस तरह का वो बुक वो पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर अभी कौन से मार्केट में जो बुक आए हैं जिसमें अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। ठीक है। देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय में तो सभी प्रकार के पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सब प्रकार के पाठक आते हैं। पुस्तकालय संग्रह समय समय पर अद्यतन भी होना चाहिए। यह दोस्तों जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है उसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के लोग आते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हैं या फिर किसान हैं या फिर वो जॉब करते हैं या बिजनेसमैन है, कोई जितने भी प्रकार के पर्सन हैं वो लोग आते हैं। इसलिए सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार की किताब यानी बुक अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जो मेन टॉपिक होता है, ये अभी हम लोग
पुस्तकालय के 5 सूत्र में पहला जो सूत्र है इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पुस्तकालय, उपस्कर तथा भवन। अब सबसे पहले देखिए लाइब्रेरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी टॉपिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पुस्तकालय में अलमारियों की ऊंचाई का ध्यान रखना चाहिए जिससे कम लंबाई वाले पाठक भी पुस्तक का उपयोग आसानी से कर सकें। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो अलमारी होती है उसकी लंबाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे पुस्तकालय में सभी प्रकार के लोग आते हैं, जिसमें किन्हीं के हाइट लंबी होती है, किन्हीं के छोटे हाइट होते हैं। तो अगर जो छोटे हाइट के लोग हैं वो बुक को आसानी से अगर नहीं निकल पाएंगे तो उन्हें असुविधा होगी, जिसके कारण उनके माइंड में एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिससे वो लाइब्रेरी जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए पुस्तकों को अलमारी में अच्छी तरह से लगाना चाहिए, ना कि ठूस ठूस कर भरा जाए। जी, अगर अलमारी में पुस्तकें को क्या है अरेंज में रखना चाहिए, अरेंज करके अच्छा से रखना चाहिए। अगर ठूस ठूस के रखते हैं तो क्या होगा कि वो दिखने में काफ़ी ख़राब दिखाई देंगे, जिससे क्या होगा कि जो पाठक हैं उन्हें एक अच्छा फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि देखिए सबसे पहले बुक अगर अरेंज करके रखी जाती है तो लोगों को बुक देखने के बाद क्या होता है, मन प्रसन्न होता है, जिससे पढ़ाई में भी मन लगते हैं। ठीक है, देखिए खुले रैकों का प्रयोग करना चाहिए और रैकों के बीच स्थान अच्छा होना चाहिए, जिससे पाठक आसानी पाठक आसानी से बीच के रास्ते में आ जा सकें। और पुस्तकालय की कुर्सी अच्छी तरह होनी चाहिए जिससे पाठक बैठे हुए थके नहीं, तथा पुस्तकालय भवन को भविष्य के बारे में सोच समझकर निर्मित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले पुस्तकालय में जो वहाँ पे फर्नीचर होती है, कुर्सी होती है, वो इस टाइप में अरेंज करनी चाहिए। ऐसी कुर्सी अवेलेबल होनी चाहिए जिससे पाठक पढ़ाई करें तो थके नहीं। ठीक है, पुस्तकालय भवन की वेंटिलेशन अच्छा तथा प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए वहाँ की वेंटिलेशन जो होते हैं वो होनी चाहिए, ताकि प्राकृतिक जो सनलाइट है वो आना चाहिए। ठीक है, यह सब व्यवस्थाओं भी पुस्तकालय और पाठकों को आकर्षित करती है और पुस्तकों का उपयोग को बढ़ाती है। पुस्तकालय भवन, उपस्कर व फर्नीचर पुस्तकालय मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए। पुस्तकालय में सभी विभाग अलग अलग होनी चाहिए। पुस्तकालय आकर्षक होना चाहिए। पुस्तकालय में वातावरण के अनुसार उपकरण होनी चाहिए, जैसे सर्दियों में रूम हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए व गर्मियों में ठंडे पानी व पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पाठकों को कोई असुविधा नहीं हो ना हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए पुस्तकालय में अगर कहा जाए तो पुस्तकालय पाठकों के लिए ही बनी होती है। तो देखिए दोस्तों, एक जो पुस्तकालय में क्या होता है कि किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर गर्मी का टाइम चल रहा है तो वहाँ पे पंखा होने चाहिए, ठंडे पानी पीने का व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ठंडे के मौसम है तो वहाँ पे रूम हीटर होनी चाहिए, जिससे पाठक को जो पढ़ाई करते हैं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पुस्तकालय कर्मचारी, लाइब्रेरी स्टाफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका कारण ये भी है कि अभी हम लोग जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं वो पुस्तकालय कर्मचारी बनने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, भले ही पढ़ाई कुछ भी करें, MLIS करें, BLIS करें, बट क्या होता है कि कारण पुस्तकालय कर्मचारी ही बनना होती है। ठीक है, पुस्तकालय कर्मचारी तो पुस्तक और पाठकों के बीच की कड़ी है। एक पाठक को उसकी पसंद की पुस्तक के पास कर्मचारी सुलभ तरीके से पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक लाइब्रेरियन का काम क्या होता है। लाइब्रेरियन का काम जो होता है वो कि पाठक को उसके पुस्तक तक वो आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मतलब पुस्तक को और पाठक को मिलाने की कड़ी का काम लाइब्रेरियन करते हैं, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, पुस्तकालय कर्मचारियों का व्यवहार मृदुल होना चाहिए, जिससे पाठक बार बार पुस्तकालय में आए और पुस्तकों का उपयोग करें। यह दोस्तों देखिए जो लाइब्रेरियन होते हैं या फिर लाइब्रेरी स्टाफ होते हैं उनका स्वभाव विनम्र होना चाहिए। उनके बोलने के तरीके ऐसा होने चाहिए कि जो पाठक होते हैं वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगे, उनके व्यवहार से अच्छा लगे, जिससे क्या होगा वो बराबर लाइब्रेरी में जाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइब्रेरी स्टाफ का कर्तव्य होगा कि वो अपने स्वभाव को बिल्कुल सरल बनाएं और वो जो पाठक की हेल्प के लिए तत्पर तैयार रहें। ठीक है, देखिए जब पहली बार पाठक पुस्तकालय में आता है तो वह उस पर ज़्यादा
जो पहली बार आता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो भी नया पाठक किसी भी लाइब्रेरी में आता है तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी स्टाफ है उनका कर्तव्य होना चाहिए कि उस पर वो विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि वो बार बार लाइब्रेरी में जाना पसंद करे और वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करना पसंद करे, ठीक है। देखिए, पुस्तकालय कर्मचारी का उत्तम सेवा देने देने के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। जब पुस्तकालय सभी पाठकों को अच्छी सेवा प्रदान करता है, उनको यह सम्मानित करेंगे तो दूसरे कर्मचारी भी उनका अनुसरण करेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप किसी भी स्टाफ का अगर आप तारीफ़ करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, तो उनको देखकर जो दूसरे कर्मचारी होते हैं वो भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, देना चाहते हैं। और पुस्तकालय कर्मचारियों को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पुस्तकालय पाठकों के लिए बने हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा हम जानते हैं कि पुस्तकालय होती क्यों है, ये होती है पाठकों के लिए। देखिए, पुस्तकालय बिना पाठक के पुस्तकालय होगी ही नहीं, ठीक है। अगर पाठक पुस्तकालय जाना छोड़ दें तो पुस्तकालय की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। तो जिसके लिए जो लाइब्रेरी स्टाफ होते हैं यानी पुस्तकालय कर्मचारी होते हैं, उन्हें ये बात को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जो पाठक होते हैं वो पाठक के बिना लाइब्रेरी अधूरी है, ठीक है। तो उनमें उन्हें पाठकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाठक ही पुस्तकालय के मुख्य तत्व होते हैं और उसकी संतुष्टि किसी भी पुस्तकालय को ऊंचा स्थान दिलाती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पुस्तकालय में पाठक जो होते हैं मुख्य तत्व होते हैं। अब देखिए, निःशुल्क उपलब्धता। देखिए, पुस्तकालयों में पाठकों से सेवाओं का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पाठक होते हैं उनसे शुल्क लेना नहीं चाहिए, ठीक है। पुस्तकालय में पुस्तकों के बदले भी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यह व्यवस्था बिना शुल्क के होनी चाहिए ताकि पुस्तकों का उपयोग कम ना हो। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि पुस्तकालय में सभी लोगों तक ये व्यवस्था नहीं हो पाती है कि पुस्तकालय का जो सुविधा है वो फ्री में प्रोवाइड हो। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि सभी लोग पुस्तकालय में जाके पैसा खर्च करके पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो अगर ये सुविधा मिल जाए सभी पाठकों को कि लाइब्रेरी फ्री होगी, तो अधिक से अधिक पाठक पुस्तकालय का लाभ ले सकेंगे, ठीक है, ताकि पुस्तकों का उपयोग कम ना हो। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर लाइब्रेरी फ्री हो जाएगी तो क्या होगा, पुस्तकों का उपयोग अधिक से अधिक होगा और उसमें बहुत सारे नए नए पाठक आएंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पुस्तकालयों में पाठकों से सीधे तौर पे कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए, आजकल क्या होता है कि लाइब्रेरी में मंथली फीस फिक्स कर दी जाती है, जिससे बहुत सारे पाठक वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये पहला सूत्र लाइब्रेरी के जो 5 सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला सूत्र हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों, दूसरा जो सूत्र हम लोग पढ़ाई करेंगे वो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो टोटल काफ़ी ये बड़ी टॉपिक है, तो इसमें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि इससे क्या होगा कि मैं भविष्य में जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी जानकारी आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, इस चैनल में आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।